हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गया हूं एक अल्टीमेट मस्त जीके का सेट लेके, एग्जाम्पल के साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो हर एग्जामिनेशंस में, चाहे एसएससी हो, सीजीएल का, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, पुलिस का एग्जामिनेशन हो, या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, उसमें बहुत ही मदद करेगा। हर क्वेश्चन को हम लोग डीप में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जुड़े रहेंगे, उनको हम लोग लिखेंगे। तो नोटबुक लेके ज़रूर बैठिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। फिर से ध्यान रहे, ये ऑब्जेक्टिव जीके का हिंदी है, ऑब्जेक्टिव जीके हिंदी है, और आपके पास नोटबुक पेन जरूर होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायु का मुख्य प्रदूषक है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से कि वायु का मुख्य प्रदूषक क्या है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आपको अगर इसका जवाब पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख सकते हैं और सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी को, जाके है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रासायनिक फार्मूला होता है CO2। बहुत बढ़िया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा वन यानी फॉरेस्ट, जंगल सबसे ज़्यादा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है। ऑप्शन देगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो सही जवाब क्या होगा। तो सबसे जो ज़्यादा वन वाला राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। एमपी सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है। अगर सेकेंड नंबर पे पूछा जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेकेंड नंबर सबसे घना, सबसे बड़ा जंगल वाला राज्य है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसके उल्टा में कि सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है। कौन सा ऐसा स्टेट है भारत में जहाँ सबसे कम जंगल पाया जाता है। तो उसका नाम है हरियाणा। आप लोग जानते हो हरियाणा का नाम है ना, हरियाणा का नाम जानते हो, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये एक ऐसा राज्य है जहाँ इंडिया में सबसे कम जंगल है। क्लियर हो गया। अच्छा, जंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम जंगल। अब सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। तो सबसे बड़ा जंगल है सुंदरबन जंगल। कौन सा है, सुंदरबन। और ये सुंदरबन जंगल कहाँ पे है। ये सुंदरबन जंगल पश्चिम बंगाल में। ये भारत का सबसे बड़ा जंगल है। नोट डाउन कीजिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा जंगल है, जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर में है। कितना, 10,000 वर्ग किलोमीटर में पड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या था, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कॉपी पेन में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर टकराएगा। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। खतरे का प्रतीक, परिवार नियोजन, बिजली का खतरा और इनमें से कोई नहीं। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। सही जवाब है परिवार नियोजन। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या नाम है, औरंग। पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और मेघालय। देखिए, जब रंग किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में रंग आए ना, एक क्लू बताता हूँ, इसमें आपको आंसर हमेशा असम लगाना है। क्लियर है। तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो सही जवाब है बी, जो कि है असम। और औरंग के बाद और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, फेमस राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है कहाँ पर, असम में। तो उसका है एक डिब्रू। ये क्वेश्चन बैंक में भी पूछा जा चुका है, डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दूसरा है काजीरंगा। काजीरंगा, अभी हमने रंग शब्द का यूज़ किया था, तो औरंग, काजीरंगा। तीसरा है नमेरी। नमेरी, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा है मानस। ये सब लिख लीजिए आप। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। और अभी औरंग हमने क्वेश्चन पढ़ा। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं फिर से बता दूं फ्रेंड्स कि हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो एग्जामिनेशंस में सिर्फ एक बार नहीं पूछा गया, वो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया। यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हिंदी हैं फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। तो आप इनको अच्छे से ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। किन क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। कौन सा क्रिया, प्रकाश संश्लेषण है, अवशोषण है, परासरण है या इनमें से कोई नहीं है। सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। ए इसका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा क्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
क्लियर हो गया? तो ये इसका सही आंसर था। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते रहते तो हम सप्ताह में 3 दिन वीडियो लाते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए और ऐसी प्रिपरेशन को आपको बूस्ट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने, क्रीम क्वेश्चंस पढ़ने हैं विथ डेफिनेशन और जुड़े हुए फैक्ट से, तो परफेक्ट पुस्तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उनके मेंबर बनिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थांगटा। कहीं कहीं ये आपको अलग भी मिलेगा, थांग अलग मिलेगा, टा अलग मिलेगा, ठीक है। थांगटा कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड, अगर इसका जवाब पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि थांगटा कहाँ का लोक नृत्य? सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर इसका राष्ट्रीय सही जवाब है। अच्छा, कौन कौन सा और नृत्य है जो कि मणिपुर में काफ़ी फेमस है? तो उसमें आपका नाम बता रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है ड्रम डांस, ड्रम डांस, ये पहला, ये फेमस है। दूसरा, थांगटा तो हमने बता ही दिया। दूसरा जो है वो है रास लीला, रास लीला, ठीक है। रास लीला लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, रास लीला मथुरा समझ के उत्तर प्रदेश का आंसर मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे है ड्रम और रास लीला, कहाँ पे? मणिपुर में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस राज्य में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस राज्य में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली। सही जवाब क्या हो? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कौन से राज्य में? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। इसका सही जवाब जाएगा मध्य प्रदेश को। किसको जाएगा? मध्य प्रदेश को। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जीटी रोड किन दो शहरों को जोड़ती है? जीटी मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। देखो, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रोड है, जिसका स्थापना जो बनाने वाला था वो था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी, जिसने 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में ये रोड बनाया था। इनका कोशिश क्या था? इनका कोशिश था कि साउथ भारत को नॉर्थ भारत से जोड़ना, यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। ये रोड ऐसा रोड है, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेज की चीज़ इसमें। ये रोड ऐसे है जो है और ऐसा टारगेट से बनाया गया था कि जो गंगा के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं, सारे शहरों को ये टच करे। सुनिएगा फिर से, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड जो 16वीं शताब्दी में बना था, ये दो राज्यों को जो है ये आपका दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने के लक्ष्य से बनाया गया था और 16वीं शताब्दी में बना था। टोटल लगभग 2500 किलोमीटर में बना पड़ा है, लेकिन 1450 किलोमीटर ये भारत में आता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये इसकी लंबाई ऐसे देखा जाए तो ये चटगांव एक बांग्लादेश में है। कहाँ है? चटगांव बांग्लादेश में, वहाँ से निकलती है और नेपाल का जो पाकिस्तान का लाहौर है, वहाँ से होते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक जाती है। क्लियर हो गया? तो बीच में इंडिया से क्रॉस करती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ये पश्चिम बंगाल से निकलते हुए, यानी कोलकाता से निकलते हुए अमृतसर जाती है। तो आप समझिए थोड़ा सा इस चीज़ को। ये है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये बांग्लादेश के चटगांव से निकला, यहाँ पे बंगाल में कोलकाता को टच किया, बीच में निकलते निकलते ये यहाँ पर अमृतसर पंजाब को टच किया और यहीं से लाहौर घुस गया। लाहौर से घुसते हुए निकल के आ गया ये आपका काबुल, यानी अफगानिस्तान तक। ठीक है, तो यानी बांग्लादेश से निकला भारत, इनका भारत से निकला पाकिस्तान, इनका पाकिस्तान से निकला फिर अफगानिस्तान इनकर गया। ये इतना बड़ा रोड था। क्लियर हो गया? तो इसके बारे में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गया। तो अब क्वेश्चन क्या है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किन शहरों को जोड़ती है? अमृतसर से दिल्ली, अभी हमने पढ़ा था। अमृतसर से पंजाब से, मतलब कोलकाता से निकलती है और अमृतसर जाती है। तो अमृतसर से कोलकाता, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बी इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? प्लीहा को, वृकक को, पिट्यूटरी को, अपटू को। तो बोलते हैं पिट्यूटरी को। ये एक्चुअल में इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, या पीयूषिका भी बोलते हैं। पीयूषिका भी बोलते हैं। और ये इसका जो वजन होता है ये कहाँ होता है? तो सर के ऊपरी हिस्सा जो हल्का पलपला टाइप का बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, जो सर का ऊपर, देखिए अब किसी बच्चे का, नवजात शिशु का आप सर टच कीजिएगा तो वो एक पोर्शन होता है सर के ऊपर जो कि हल्का पलपल टाइप का होता है, उसको बोलता है हाइपोथैलेमस। उसी के नीचे ये होती है पीयूषिका। ठीक है, ये ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि है, सोचने की अनुभूति देती है। इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन जो होता है ग्राम में देखा जाए तो 0.6 ग्राम होता है और आउंस में देखा जाए तो 0.02 आउंस होता है। ठीक है, तो शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? ये है पिट्यूटरी। सी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको नॉलेजेबल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। सारे एग्जामिनेशंस को टारगेट करके हिंदी ऑब्जेक्टिव जीके बनाया गया है।
टॉप लेवल के क्वेश्चन, टॉप जी के क्वेश्चंस हैं। आप बिल्कुल उसको तैयारी कीजिए, एग्जामिनेशन में ज़रूर टकराएंगे। इसको पढ़ने से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन इन हिंदी हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसराइल की राजधानी कहाँ पे है? इसराइल की राजधानी कहाँ पे? हनोई, ताइपे, जकार्ता, जेरूसलम। सही जवाब है जेरूसलम। इसराइल की राजधानी कहाँ पे? जेरूसलम। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसराइल की करेंसी क्या है? वो है शकेल, SHEKEL। शकेल वहाँ की करेंसी इसराइल की। क्लियर हो गया? तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन दबा के, ताकि आपको सप्ताह के 3 वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि शतरंज का खेल कहाँ शुरू हुआ था? चीन, पर्शिया, इंग्लैंड और हम्पी। चलिए इसमें भी बहुत कुछ लिखने को होगा, आप अभी देखिएगा। शतरंज का खेल जो हुआ था, शुरुआत हुआ था पर्शिया। अब क्वेश्चन है कि भाई पर्शिया कहाँ है? पर्शिया कहाँ है? तो देखिए पर्शिया जो है अब इसका नया नाम हो गया है ईरान। ये नाम तो आप जानते ही होंगे, जिसकी राजधानी है तेहरान। और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है रियल। ये करेंसी वहाँ चलती है और इसकी राजधानी तेहरान। हुआ क्या है कि ईरान का पुराना नाम क्या था? वो था फारस। नाम सुने होंगे आप, सॉरी, फारस, ये नाम आप सुने ही होंगे। ठीक है, और इसी का नाम पर्शिया था। और बाद में 1935 ईस्वी के बाद इसका नाम पर्शिया या फारस से हटकर ईरान हो गया। क्लियर हो गया? कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। इसकी राजधानी कहाँ पे है? तेहरान। और करेंसी क्या है? रियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। WAN, WAN, इसका पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एड नेटवर्क, वेल्दी एड नेटवर्क, और इनमें से कोई नहीं। वाइड एरिया, ये नेटवर्क का 3 कैटेगरी होता है, लैन, मैन और वैन। देखो ये जो AN है ना, सब में AN मतलब होता है एरिया नेटवर्क। क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल का, क्षेत्र का नेटवर्क। तो वाइड एक होता है वाइड, सबसे पहले होता है लैन, LAN। ठीक है, उसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, दूसरा होता है वैन, WAN, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा आता है मैन, सॉरी, दूसरा आता है मैन और तीसरा आता है वैन। जो पूरा इंटरनेट है वो वैन पर है, जो आपका इंटरनेट चलता है फ़ोन में वो वैन पे है। तो इसका है वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसका सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आया है, आप देखिएगा इसके बारे में क्या है, थोड़ा लिखने का पॉइंट भी मिलेगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहला वित्त आयोग जो बना था उसका गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1946, 1949, 1952, 1965। देखो वित्त आयोग की जो अस्तित्व में आया था वो हुआ था 22 नवंबर 1951 में। समझिएगा, ऑप्शन में आपको 51 में मिलेगा, लेकिन गलती से मत मार दीजिएगा। पहला वित्त आयोग जो आया था उसकी जो स्थापना हुई, जो अस्तित्व में आया, वो आया 22 नवंबर 1951 को। लेकिन जब इसका गठन हुआ कंप्लीट रूप से, वो हो चुका था 1952। क्लियर हो गया? जिस समय गठन हुआ, इसका जो कार्यकाल चला पहला वित्त आयोग का, वो था 1952 से लेकर 1957 तक। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वो थे CK नियोगी। किसी के नियोगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पहला वित्त आयोग जो था वो कब गठित हुआ? तो आपको 1952 आंसर मारना, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो गया। और ये भी पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल क्या था पहला वित्त आयोग का? वो था 52 से लेकर 57 तक, 1952-57 तक। क्वेश्चन ये भी आ जाता है भाई कि जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप आंसर में करोगे CK नियोगी। CK नियोगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वित्त आयोग होता है उसकी स्थापना कौन किए थे? वो भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय 1952 में? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी? तो वो था 280। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है, नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जिंदावेस्ता किसका धर्म ग्रंथ है? जिंदावेस्ता किसका धर्म ग्रंथ है? यहूदी, पारसी, ईसाई और इस्लाम। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बता जिंदावेस्ता किसका धर्म ग्रंथ है? सही जवाब इसका पारसी, B इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? रेलवे में पूछा जा चुका है, बच्चा क्वेश्चन है। और सही जवाब क्या होगा उसका? हरा। इसीलिए पत्तियों का रंग भी हरा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियोज़ लेकर हम लोग सप्ताह में 3 बार आते हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के लिए अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये कुछ जानते हैं इसके बारे में। देखो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो अनुच्छेद 60 के तहत होता है।
ठीक है, यानी अनुच्छेद राष्ट्रपति जो चुनाव में भाग लेंगे और जो उनका शपथ ग्रहण होगा, ये सब अनुच्छेद 60 में क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, तो अनुच्छेद 60 लिख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, जब उनकी नियुक्ति होती है, उसका जो चुनाव होता है, उनमें अनुमोदक और प्रस्तावक दो आते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? वो होती है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। दोनों क्वेश्चन आ चुका है। प्रस्तावक की संख्या कितनी होती है, तो आपको 50 लगाना है। अनुमोदक की संख्या कितनी होती है, 50 लगाना है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जो शपथ दिलाते हैं वो होते हैं मुख्य न्यायाधीश। कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, किसी भी कारणवश वो मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में कौन दिलाता है, तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। फिर सुनिएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, उस कंडीशन में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराएंगे। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उनकी अनुमोदक की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 50। और यहाँ पर कभी कभी प्रस्तावक की संख्या पूछता है तो वो भी होती है 50, पहला। दूसरा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो राष्ट्रपति का शपथ होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो होता है 60 के तहत। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स होता है। क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पनामा नहर परियोजना किस राज्य में है? पनामा परियोजना हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब। तो पनामा नहर जो परियोजना है ये पनामा नदी पर बना है, और पनामा नदी कहाँ पे हो गया आपका? गुजरात में। तो आंसर 20 का सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो इंडियन रेलवे है उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था भैया? 1951, 1825, 1835, 1930। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र जो रेलवे है इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी मई 8 1845 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने का श्रेय किनको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में जो रेलवे का जनक माना जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को। लिख लो इस क्वेश्चन को, कई बार पूछा जा चुका है, 10 बार, कि भारतीय रेल का जो जनक है उन किनको माना गया? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेल की स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी। लेकिन पहला रेलवे जो चला था, पहला रेल मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में चला था। कब चला था? 1853 में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पहला रेल कब चला था? 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच? तो मुंबई के थाने के बीच। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि भारत की जो पहली रेल थी उसके नाम क्या था? उसका नाम था क्वीन मैरी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, लिख लो कि पहला रेल जो था उसका नाम था क्वीन मैरी। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि भारत की जो रेल है वो विश्व में कितना बड़ा नेटवर्क है? तो विश्व का चौथा नेटवर्क है भारतीय रेल। अब आते हैं क्वेश्चन पर। 1845 ईस्वी में भारतीय रेल का स्थापना हुआ, लेकिन पहली रेल 1853 ईस्वी में चली थी। लेकिन रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 ईस्वी में हो चुका था। ये इसका सही आंसर हो गया। तो 1951 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1853 ईस्वी में पहले रेल चली और स्थापना 1845 ईस्वी में हुई थी। रेलवे का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, भारतीय रेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है भाई मेरे न्यू दिल्ली। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सांताक्रुज हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सांताक्रुज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। सही जवाब जाएगा मुंबई को। डी इसका सही आंसर है। फट से मारो। चलो अगले क्वेश्चन। भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत में भूमिगत रेलवे की मेट्रो जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 दिसंबर 1972, 24 अक्टूबर 1984, और 19 अगस्त 1989 और 11 जनवरी 1965। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में हुई थी, जो 3.5 किलोमीटर में चला था। क्लियर है। और जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? 1999, 1994, 2000 और 2005। पहले ये जानते हैं भाई कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना था क्या। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो था वो एक कृषि का जो फसल का बीमा था, जिसके अंदर किसी भी तरह की क्षति होने पर, चाहे वो मौसम का कुछ प्रभाव हो, यानी प्राकृतिक आपदा हो, कीट लग गया हो,
किसी भी तरह का क्षति होता है तो उसके तहत एक वित्तीय सहायता दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। ये था कृषि बीमा। इसकी जो ये जो आया था वो आया था 22 जून 1999 ईस्वी में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 11 जुलाई 1930, 15 दिसंबर 1925, 27 जनवरी 1921 और 5 अप्रैल 1945। देखो, इंपीरियल बैंक जो है ना, ये आज की डेट में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? जो कि 1956 में नेशनलाइज्ड हुआ था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का जो पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कई बार कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक का पुराना नाम है, तो आप जवाब में मारेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सब जानते हैं, इंपीरियल बैंक को नहीं जानते हैं, क्योंकि अब इसका नया नाम है एसबीआई। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जनवरी 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? रतलाम, भोपाल, देवास और उज्जैन। बैंक नोट प्रेस, सही जवाब है देवास। और ये कहाँ पर? ये है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर आते हैं और आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है भाई कौन सा स्टेट का कॉस्ट है, ये टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। संपत्ति कर, निगम कर, आयकर या बिक्री कर। सही जवाब होगा संपत्ति कर। देखो, संपत्ति कर क्या कर होता है ना, ये संपत्ति जहाँ पे आपका है, जैसे मान लो कोई जमीन, कोई घर है, तो जहाँ पे जिस भी जुरिडिक्शन में, जिस भी अधिकार क्षेत्र में ये संपत्ति आएगा, वहाँ का ही इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आपका घर मान लो मध्य प्रदेश में है, तो आपका घर का जो एरिया आया वो किस जुरिडिक्शन में आया, किस अधिकार क्षेत्र में आया? मध्य प्रदेश के में आया। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो फिर भी आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? तो संपत्ति कर एक ऐसा कर होता है जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आते हैं। कौन सा हार्मोन जनन अंग को नियंत्रित करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जनन अंग को नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और सेरोटोनिन। तो सही जवाब है एस्ट्रोजन। ए इसका सही जवाब है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ क्वेश्चन नोट डाउन भी किया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हिंदी में टॉप लेवल क्वेश्चंस उठाए गए थे, मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चंस हैं जीके के। तो आप इनको ज़रूर पढ़िए, नोट डाउन ज़रूर किए होंगे। बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। और ऐसी वीडियोस हम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को जीके के क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीएचएसएल 2023, फिर आपका एमटीएस जो है 2023, इन सब के लिए, रेलवे एग्जामिनेशन हो, पुलिस का एग्जामिनेशन हो, उनके लिए क्रीम क्वेश्चंस आते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपको मैं वादा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जीके पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, रटने का तो फिर अंत नहीं है, लेकिन आप ऐसे फैक्ट्स को पढ़िए जहाँ से आपको एक बार पढ़िए तो आपको वहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी आए तो आप आंसर कर पाइए। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर फिर सोमवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।